हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप टॉपिक पढ़ रहे थे, जो एक बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है, आप सभी को जैसे पहले का पता है। तो आज इसका लेक्चर नंबर 8 है और आज इस टॉपिक आपका जो पार्टनरशिप है हम कंक्लूड कर देंगे, आपका खत्म कर देंगे। बच्चे कह रहे थे सर ये टॉपिक कब खत्म होगा, तो आज ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। जो भी रेलिवेंट आइटम्स है वो आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो जिन्होंने सबसे पहले हमारे पहले 7 लेक्चर्स पार्टनरशिप के ऊपर नहीं देखे, उन सबसे गुजारिश है कि आप वो लेक्चर जरूर देख लें, तभी आप आगे बढ़े। 8th लेक्चर की तभी आपको समझ आएगी, ऐसे आपके ऊपर से सब कुछ जाएगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप सभी को जैसे पता है पार्टनरशिप में हम 3 केसेस पढ़ रहे थे अभी तक, और वो हमने कल वाले लेक्चर में खत्म कर दिया था। कौन से 3 केसेस सर? आपने बताया था एक एडमिशन, सर आपने सेकंड बताया था चेंज इन रेशो, एंड द लास्ट वन इज रिटायरमेंट और डेथ। ये दोनों आप इकट्ठे भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको केसेस बताए थे। ये आपके पार्टनरशिप बिजनेस में इवेंट्स है। कभी कोई आप पार्टनर एडमिट कर रहे हो, कभी किसी पार्टनर को रिटायर कर रहे हो, कभी आपका मन कर रहा है कि चेंज की जाए अपने बीच में जो हमारी रेशो है। तो ये आपके बीच में क्या है? इवेंट्स हैं। अब एक और इवेंट आ जाती है, दैट इज योर डिसोल्यूशन। एक और इवेंट आ गया हमारा डिसोल्यूशन। पिछले जो हमने 3 केसेस पढ़े, एडमिशन, चेंज इन रेशो एंड रिटायरमेंट, उसमें क्या हो रहा था? हमारा सिर्फ पुराना एग्रीमेंट खत्म करके नया एग्रीमेंट आ रहा था। पिछले जो हमने 3 केसेस पढ़े उसमें क्या हुआ? पुराने एग्रीमेंट को हमने खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, और नए एग्रीमेंट का शुरुआत हुई। लेकिन अब ये डिसोल्यूशन में क्या हुआ? आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप जिसका व्यापार कर रहे हो, अगर आप स्टेशनरी बिजनेस है आपका, आप उसे बंद कर रहे हो। अगर आपका जनरल स्टोर है, आप उसे बंद कर रहे हो। किसमें? डिसोल्यूशन के केस में। अब आपके बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं रहने वाली इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा है। होप कि आप सभी को मोटा मोटा थोड़ा सा मीनिंग पता चल गया होगा कि डिसोल्यूशन क्या है और वो 3 केसेस क्या थे। अगर पता चल गया तो जल्दी से लाइक बटन को जरूर दबाइए। तो बात करते हैं डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन वर्ड तो मैंने आपको बता दिया। अब 2 तरह के डिसोल्यूशन होते हैं, याद रखना। डिसोल्यूशन of partnership and the another one is dissolution of firm। मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था व्हाट इज फर्म। सर व्हेन पार्टनर्स कलेक्टिवली आर नोन एज फर्म, सभी पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम किस नाम से जानेंगे? फर्म के नाम से जानेंगे। तो एक में हम कर रहे हैं फर्म की डिसोल्यूशन कर रहे हैं और एक में हम पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, इसके एमसीक्यू आने का बड़े ज्यादा चांस है। जो मैं भी आपको बताने वाला हूं उनमें क्या अंतर है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, दोनों इकट्ठे लिखे मैंने, इज सेड टू बी डिसॉल्व्ड व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज टर्मिनेटेड। देखो आप सब कह रहे होंगे सर आप इधर रिलेशनशिप वर्ड यूज करते हो हमेशा। ये जो इनके बीच में नाता है, रिश्ता है पार्टनर्स के बीच में, इकोनॉमिक रिलेशन है, इसलिए वो वर्ड यूज हो रहा है रिलेशनशिप। तो वो कह रहा है डिसोल्यूशन वो केस है जिसमें पार्टनर्स के बीच में रिलेशन, उनके बीच में नाता खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इंक्लूड, ठीक है ध्यान से पढ़ना, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इंक्लूड डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? देखो हमने क्या पढ़ा सर? आपने बताया था हर एक बिजनेस के आज कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, कुछ एसेट्स होते हैं। अब हमने क्या करना है? बिजनेस को बंद करना है, बिजनेस को बंद कर देना है, उसको ताला लगा देना है, खोलना ही नहीं है अब उसे। तो इस केस में हम क्या करेंगे? जितने भी एसेट्स हैं उनको हम क्या करेंगे? डिस्पोज इन द सेंस सेल करेंगे, ठीक है। और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन्हें हम क्या करेंगे? पे ऑफ करेंगे। अब देखो मेरा मन किया मैंने अपना बिजनेस बंद करना आज,
क्या मैं ऐसे ही बंद कर दूं, चलो ताला लगा दिया, अब से ये बिजनेस नहीं खुलेगा, चलो हो गया काम? ऐसा नहीं है। मेरे जितने भी क्रेडिटर्स होंगे, मैंने जिनसे भी लोन लिया होगा, वो तो मुझे मारने आ जाएंगे, तूने तो हमारा पैसा दिया ही नहीं, तूने बिजनेस कैसे बंद कर दिया? तो उस पर्पस के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरी दुकान पे जितने भी मेरे एसेट्स पड़े हैं, मेरे टेबल पड़ी है, मेरी मशीन पड़ी है, मेरे कुछ स्टॉक पड़ा है, उन सबको मैं क्या करूंगा, डिस्पोज करूंगा, उन सभी को मैं बेचूंगा। उनसे जो भी पैसा आएगा वो उससे मैं क्या करूंगा, अपनी लाइबिलिटीज पे करूंगा। जैसे कि मैंने कोई लोन लिया है, लोन की रीपेमेंट कर दूंगा। जैसे कि मेरे कोई क्रेडिटर है, मैं क्रेडिटर को रीपे कर दूंगा। इस तरह मैं अपनी लाइबिलिटीज को पे कर दूंगा। तो आपसे पूछा जा सकता है हम डिसोल्यूशन के केस में क्या करेंगे? आपका आंसर होना चाहिए सर, डिसोल्यूशन के टाइम पे हम अपने एसेट्स को डिस्पोज करेंगे और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे नहीं जाने देंगे वो। ठीक है, आगे बोल रहा है द फर्म डिसकंटिन्यू ऑल ऑफ इट्स एक्टिविटीज एंड नो पार्टनर हैज एनी रिलेशन विद द अदर पार्टनर। वो कह रहा है जो फर्म है अपनी जितनी भी वो एक्टिविटीज थी, उसकी जितना भी वो व्यापार करता था, वो डिसकंटिन्यू करेगा, क्योंकि बंद करना है ना, मैंने आपको पहले बता दिया। एंड नो पार्टनर हैज एनी रिलेशन विद अदर पार्टनर, और उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है अब। और जो मैंने ये बोल्ड किया ना, अभी तक भी आपको समझ नहीं आया, बस ये लाइन रटो लो। डिसोल्यूशन का मतलब है बिजनेस को बंद कर दो और कुछ नहीं, ताला लग गया बिजनेस को। ठीक है, ये क्या था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब मैंने आपको क्या बोला, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये ध्यान रखना, ये ट्विस्ट डाल सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, आपने याद रखना है जो पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन है वो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन से अलग है। जो अभी तक मैंने आपको बताया, जो अभी तक आपने कहानी सुनी है पिछले 7 मिनट पहले, वो सब कुछ मैंने आपको बताई है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की। लेकिन अब मैं कहानी बताने वाला हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, ओनली पार्टनरशिप। ठीक है, तो अगर उधर लिखा होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब होता है आपके बीच में जो एग्रीमेंट था वो टर्मिनेट होना। जरूरी नहीं है कि इस केस में आपका बिजनेस बंद हो गया, इसमें आपके बीच में जो एग्रीमेंट था वो टर्मिनेट हुआ है। अब सर आप जो पिछले 7 लेक्चर से चिल्ला रहे हो, इतना बता रहे हो, उसमें भी तो हम एग्रीमेंट टर्मिनेट ही कर रहे थे। तो जी जनाब, वो आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ही केस हैं। तो आप इधर देख सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किस किस तरीके से हो सकती है, एडमिशन से, रिटायरमेंट से, चेंज इन रेशियो से। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो घबराओ मत, इधर मैंने एक डिफरेंस डाला है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल है क्या ये। ठीक है, आप इधर देख सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है और ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सॉरी ये पार्टनरशिप है। ठीक है, फर्म की जगह पार्टनरशिप फर्म भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इन्वॉल्व द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप अमंग पार्टनर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहता है उसमें आपके बीच में जो रिश्ता है वो पूरा का पूरा खत्म नहीं होता। चांसेस है कि आपके बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो बस चेंज हुआ। ठीक है, किसमें, पार्टनरशिप में। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, आपके बीच में पूरा का पूरा रिलेशनशिप खत्म हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया रिश्ता सारा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है इट डज नॉट इफेक्ट द क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खत्म नहीं करनी। ठीक है, हम इसमें पार्टनरशिप खत्म थोड़ी कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा पहले रिलेशन अलग था, अब हमारा रिलेशन अलग हो रहा है। ठीक है, लेकिन फर्म में क्या होगा, आपने अपने सभी के सभी अकाउंट्स बंद करने, आपने अपने सभी के सभी अकाउंट्स बंद करने। थर्ड केस में बोल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैन नॉट बी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। अब पार्टनरशिप जो है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये कोर्ट नहीं ऑर्डर कर सकता। हाँ, कोर्ट नहीं बोल सकता आपको कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करो, लेकिन कोर्ट ये जरूर बोल सकता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जरूर बोल सकता है। अगर आप कोई इलीगल काम कर रहे हो, अगर आपका अनलॉफुल बिजनेस है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि ये फर्म बंद कर दी जाए। ठीक है, अगला बोल रहा है
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इफेक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। ये कंटिन्यूएशन को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन इसमें तो बंद ही कर देना हमने, तो कंटिन्यूएशन को इफेक्ट ये करेगा। नेक्स्ट वो बात करता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। उसके कहने का मतलब है, आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, यही सेम एज इट इज लाइन पूछी जा सकती है। बोल रहा है जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है उसमें आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जरूर है। जब आपका बिजनेस ही बंद हो गया, एक तरह का एग्रीमेंट भी तो खत्म हो गया, तो आप कह सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के अंदर पार्टनरशिप आता है। फर्म इज ए ब्रॉड टर्म, ठीक है। अगर आप फर्म की डिसोल्यूशन कर रहे हो तो आपकी पार्टनरशिप की भी डिसोल्यूशन हो रही है। होप कितना क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या वेज हैं डिसोल्यूशन के, किन किन कारणों के कारण आपको अपनी फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। तो पहला कारण आपका आता है बाय एग्रीमेंट। अगर आपके बीच में एग्रीमेंट है, वो कहता है पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट एंड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। पार्टनर्स कैन ऑल्सो डिसॉल्व द पार्टनरशिप बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड। सिंपल में बोला हुआ है मैंने, सिंपल में लिखा हुआ मैंने कि अगर पार्टनर्स राजी हैं हमने अपना बिजनेस बंद करना है, तो हम क्या करेंगे। अगर उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, उनके बीच में कंसेंट है, वो मान चुके हैं कि हमने अपना बिजनेस बंद करना है, तो वो कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यही आता है, बाय एग्रीमेंट दे कैन डिसॉल्व देयर फर्म। सेकंड बोलते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन, करनी ही करनी है। वो क्यों? अगर आपका अनलॉफुल बिजनेस है तो आपको अपना जो फर्म है कंपल्सरी डिसॉल्व करनी पड़ेगी। तो दूसरा मोड ये आ गया, ठीक है। अब थर्ड मोड की बात करते हैं। तीसरा तरीका क्या है फर्म डिसॉल्व होने का? ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टीजेंसीज। अगर ये चीजें होंगी तो चांसेस है कि आपका बिजनेस बंद हो सकता है, आपको अपना फर्म बंद करनी पड़ेगी। तो क्या क्या है रीजन? पहला आपका आता है सम फर्म्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स्ड टर्म, सच फर्म्स विल डिसॉल्व ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। तो वो कह रहा है कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिक्स टाइम के लिए बने होते हैं। वो कहते हैं कि हमने सिर्फ 2 सालों के लिए काम करना है, 3 सालों के लिए काम करना है, 10 सालों के लिए काम करना है। अब जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा तो तब उन्हें अपनी बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। उनके बीच में एग्रीमेंट खत्म हो गया। सेकंड केस बोलता है कुछ फर्म्स कुछ अंडरटेकिंग्स के लिए ही बनी होती हैं। अंडरटेकिंग फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, एक पुल बनाना है। पुल ऐसे देखो, ब्रिज बनाने में जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी लगी होती है। कभी कभी 2-3 कंपनीज क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज कर लेती हैं, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं। तो जैसे ही वो पुल बन जाएगा, जैसे ही वो ब्रिज बन जाएगा, तब वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये भी दूसरा रीजन आ सकता है। तीसरा डेथ ऑफ पार्टनर। अगर एग्रीमेंट भी उन्होंने लिखा है, कई बार एग्रीमेंट में लिखा होता है अगर किसी भी पार्टनर के बीच किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो हम कंपनी को डिसॉल्व कर देंगे। या कोई पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है, तब भी आपकी कंपनी क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। अगर विल क्या होता है? विल आप वर्ड से इसे समझ सकते हो, वसीयत, वसीयत बनाते हैं, ठीक है। इफ द पार्टनरशिप एज एट विल देन एनी पार्टनर कैन गिव नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स इन्फॉर्मिंग दैट अबाउट हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द पार्टनर। अगर उन्होंने पार्टनरशिप एट विल बनाई है तो कोई भी पार्टनर नोटिस जारी कर सकता है कि हाँ ये कंपनी को डिसॉल्व किया जाए, और उन्हें उसी वक्त कंपनी को डिसॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका आता है डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बाय द कोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो कोर्ट किन किन कारणों में आपको डिसॉल्व कर सकता है? पहला उसका रीजन आता है, कोर्ट आपको बोलेगा अगर उसने पाया आपके बीच में कोई भी ऐसा पार्टनर है हु इज मेंटली रिटार्डेड, और वी कैन से दैट हु हैज अनसाउंड माइंड, ठीक है। मतलब कि उसका माइंड स्टेबल नहीं है, तब
कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि ये फर्म को खत्म किया जाए। दूसरा रीजन, अगर वो पाती है कि आपके बीच में कोई ऐसा पार्टनर है जो परमानेंट इनकैपेबल है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है किस चीज की, टू परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। मैंने आपको ड्यूटीज बताई थी पार्टनर की। अदर पार्टनर फाइल ए सूट इन द कोर्ट, देन द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म। ऑल्सो द इनकैपेसिटी में अराइज फ्रॉम द फिजिकल डिसेबिलिटी और इलनेस। अगर ये कारण भी होता है तो कोर्ट जो है आपको कंपनी अपनी फर्म बंद करने का ऑर्डर दे सकती है। अगला आता है मिसकंडक्ट। अगर कोर्ट तक ये बात पहुंचती है कि आपने कोई गलत काम किया है, कोई मिसकंडक्ट किया है, ठीक है, तो तब भी आपके ऊपर आपको कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि जल्दी से अपना कंपनी बंद कर दो, डिसॉल्व कर दो। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस एंड परपेचुअल लॉसेस। मतलब कि जब कोर्ट को पता चले कि आप पिछले 4-5 सालों से लॉस पे जी रहे हो, अब आप लॉस पे नहीं जी सकते, तो तब भी कोर्ट आपको ऑर्डर दे देगी कि जल्दी से अपनी कंपनी डिसॉल्व कर दो। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। आप बार बार अपने बीच में कोई भी एग्रीमेंट है, जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट, कोई आउटसाइडर के बीच में भी कोई एग्रीमेंट हुआ है, उसका बार बार पालन नहीं कर रहे हो, तोड़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, आप वो आपके बीच में ऑब्वियसली बात है एग्रीमेंट हुआ होगा, उस एग्रीमेंट का आप अच्छी तरह पालन नहीं कर रहे हो, तो तब भी आपको कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि अपना बिजनेस बंद कर दो। होप कि क्लियर होगा। तो ये थे कुछ मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, किन किन कारणों के कारण आपके जो फर्म है डिसॉल्व हो सकती है। आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ डिसोल्यूशन। तो इधर मैंने आपको डिफरेंट मोड्स बता दिए हैं, तो आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब बात करते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया डिसोल्यूशन करते ही हमारा प्रोसेस क्या होता है। सर आपने अभी बताया था सबसे पहले हमने एसेट्स को डिस्पोज करना है, एंड द नेक्स्ट टर्म इज पे ऑफ लाइबिलिटी, अपनी लाइबिलिटीज को पे करना है, यही चीज बोली। अब जो मैं चीज बताने वाला हूं ध्यान से समझना, आपको बुक्स में ये मिलेगी लेकिन उधर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने प्रॉपर्ली सीक्वेंस में लिखा है, आपको उस हिसाब से समझ आ जाए। क्या सीक्वेंस रहता है, आपने अपनी लाइबिलिटीज को पे करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है आपके पास समझ लो लाइबिलिटीज हैं 1 लाख की, जरूरी नहीं है कि आपकी लाइबिलिटीज जो हैं, आपके पास जो कैश है वो 1 लाख हो सकता है कि आपके पास कैश सिर्फ और सिर्फ 20,000 हो, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो याद रखना सबसे पहले डिसोल्यूशन में आपने पेमेंट किसको करनी है, सबसे पहले आपने पेमेंट करनी है अपने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को, जो बाहर के लोग हैं, जो हमारी कंपनी के बंदे नहीं हैं, क्योंकि वो हमें जीने नहीं देंगे, वो हमें ऐसे दुकान बंद नहीं करने देंगे। तो इसलिए हमारा पहला सीक्वेंस क्या कहता है, सबसे पहले आप अपनी लाइबिलिटीज, जो बाहर की लाइबिलिटीज है उसे आप पे ऑफ करो। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपकी कौन कौन सी होगी, सर एक हो गया बैंक लोन, सर दूसरा आपका हो गया क्रेडिटर, इन सब की हमने सबसे पहले भरपाई करनी है। जब हमने इसकी भरपाई कर दी, उसके बाद अगर पैसा बच जाता है, फिर उसके बाद आपने अपने पार्टनर का लोन देना है, ठीक है। अगर मैंने आपको बताया था ना कि पार्टनर का एक लोन भी होता है, और लोन पे आपको 6% इंटरेस्ट मिलता है व्हेन योर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर आपने अपनी सभी की सभी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दी, उसके बाद भी कुछ पैसा बच जाता है, तो आपने सब उसके बाद किसको पेमेंट करनी है, अपने पार्टनर्स के लोन को, ठीक है। पार्टनर ने जो लोन दिया है उसकी पेमेंट करनी है। अगर बाय चांस उसके बाद भी पैसा बच जाता है, तो आपने पार्टनर की कैपिटल देनी है, नहीं तो नहीं देनी, क्योंकि अपना ही बंदा है, अपनी घर का है, ठीक है। फिर से एक बार समझा देता हूं, सबसे पहले हमने भरपाई करनी है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, मतलब क्रेडिटर हो गए, बैंक लोन हो गए। उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो हमने अपने पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया हुआ है कंपनी को या फर्म को, तो वो उसकी भरपाई करनी है। उसकी भरपाई करने के बाद अगर कुछ चंदा अभी भी बच जाता है, कुछ पैसा अभी भी बच जाता है, तो वो हमने पार्टनर को कैपिटल देनी है, नहीं तो नहीं देनी, ठीक है। ये आपसे तो सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि
रियलाइजेशन के टाइम पे आपका क्या सीक्वेंस होना चाहिए पेमेंट का। ठीक है, होप कि इतना भी क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं, इसका भी एक प्रोसेस है कंपनी बंद करने का, मैंने आपको ऊपर बताया। तो इस प्रोसेस में हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? तो सबसे पहले हम अकाउंट बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम अकाउंट कौन सा बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हम बनाते हैं कैश अकाउंट, और आपकी बिजनेस हो गया बंद, खत्म। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं अभी मैं समझाता हूं। इसके ऊपर अभी आगे हमने पूरा डीप में पढ़ना है, यही हमने पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना डिसोल्यूशन में। रियलाइजेशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं बिकॉज वी हैव टू डिस्पोज एसेट्स एंड पे ऑफ लायबिलिटी। इस अकाउंट के जरिए, इसी अकाउंट के जरिए हम अपने एसेट्स को डिस्पोज करेंगे और लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। ठीक है, अभी दिखा देता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट नीचे हमने पढ़ना है, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट कह रहा है रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। हमने पहले पढ़ा था रीवैल्यूएशन, ये रियलाइजेशन है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिट मेड और लॉस इंकर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है? हमने पता करना है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, इसका मेन मकसद ये है, ये इसको भी आप नोट डाउन कर लो। अगला काम आता है ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड। कह रहा है हमने सबसे पहले क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट देखनी है। बैलेंस शीट में जितने भी हमारे एसेट्स हैं उन सबको हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड डालना है, सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक को छोड़कर, बाकी सब। और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन्हें हमने क्रेडिट साइड डालना है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को छोड़कर। ठीक है, इतना क्लियर है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का पहला प्रोसेस क्या है? सर ने अभी बताया कि सबसे पहले जितने भी एसेट्स हैं हमने रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे लिख देने हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक को छोड़कर। और जितनी भी लायबिलिटीज है उसे हमने क्रेडिट साइड लिख देनी है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट को छोड़कर। ये चीज होगी। ठीक है, अब उन एसेट्स को बेच के जितना भी पैसा आएगा, ठीक है, उन एसेट्स को बेचकर जितना भी पैसा आएगा वो हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड डाल देंगे। ठीक है, ये चीज कट कर दो। उन एसेट्स को बेचकर जितना भी पैसा आएगा वो हम कहां पे डालेंगे? क्रेडिट साइड, उल्टी साइड। हम अभी एसेट्स को कहां पे डाला था? डेबिट साइड। अब इधर से जो भी पैसा आएगा वो क्रेडिट साइड। लायबिलिटीज को हमने कहां डाला था? क्रेडिट साइड। अब क्रेडिटर्स को जितना भी हम पैसा पे करेंगे वो हम डालेंगे डेबिट साइड। आप देख रहे हो क्रॉस आप कह सकते हो आपका वर्क हो रहा है इधर। लायबिलिटीज की जितनी भी पेमेंट करेंगे, ठीक है, देन इट इज शोन ऑन द, सॉरी इधर क्रेडिट साइड नहीं आएगा, इधर डेबिट साइड आएगा। मैं इसे करेक्ट कर दूंगा, फिर पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं करेक्शन कर दूंगा। आप जो नोट्स बना रहे हैं तो डेबिट साइड लिख लीजिए। ठीक है, इन लास्ट इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एक्सीड द डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से बड़ा आता है तो ऑब्वियसली बात है हमें प्रॉफिट होगा, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में भी करते थे। अगर क्रेडिट डेबिट से बड़ा है तो हमें प्रॉफिट होता है, तो वैसे ही है। और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम पार्टनर्स को कैपिटल में दे देंगे। होप की क्लियर होगा। उसके बाद जब प्रॉफिट हमें हो जाएगा हम पार्टनर्स को कैपिटल में दे देंगे। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल के बाद हम बनाते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? ये हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट साइड का प्लस ना इक्वल आना चाहिए, अपने आप को चेक करने के लिए। आपको तो एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आपने चेक करना है कि आपने अकाउंट सीख बनाया कि नहीं, तो उधर आप क्या बनाते हो? कैश अकाउंट बनाते हो। कैश अकाउंट में हमें पता चल जाता है कि हमने जितनी पेमेंट की है उतनी हमें इनकम भी हुई है और हमारे पास कोई भी पैसा नहीं बचा, जितना भी पैसा बचा था हमने कैपिटल में बांट दिया है। तो कैश के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। होप की रियलाइजेशन के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अब नीचे हम फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट देख लेते हैं। ये रहा आपका फॉर्मेट रियलाइजेशन का।
मैंने आपको क्या बोला, जितने भी एसेट्स होंगे वो आपने कहां डालने, डेबिट साइड। ये मैंने सारे एसेट्स डाल दिए डेबिट साइड, ये आपके सारे एसेट्स हो गए। और जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो आपने कहां पे डालनी है, क्रेडिट साइड। ये आपके आगे क्रेडिट साइड। फिर एसेट से जितना भी पैसा आएगा, ठीक है, समझ लो लैंड एंड बिल्डिंग हमने बेची 10,000 की, तो हम इधर लिख देंगे टू कैश। हमने प्लांट एंड मशीनरी लिखी, इधर सॉरी बाय कैश, इधर लिख देंगे। फर्नीचर बेचा, इधर लिख देंगे बाय कैश। सन्ड्री डेटर्स को से हमने पैसा आया तो इधर लिख देंगे। मतलब इसकी ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। आपसे उधर पूछा जा सकता है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट सभी एसेट्स को हमने कहां पे शो करना है, आप बताओगे सर डेबिट साइड में। अगर आपसे पूछा जाए जो हमें एसेट से पैसा आया है वो कहां पे आएगा, वो क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। और लाइबिलिटीज की हमने जहां जहां पेमेंट करेंगे वो डेबिट साइड आ जाएंगी, ठीक है। अगर तो ये वाली साइड बड़ी आती है एज कंपेयर टू दिस वन साइड, तो इधर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। अगर ये वाली साइड बड़ी है तो इधर हमारा आ जाएगा लॉस, ठीक है, जैसा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहता था। और ये हम पार्टनर्स को उनकी रेशियो में बांट देंगे। अब जो लास्ट चीज हमने समझनी है दैट रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या नहीं आता, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। रियलाइजेशन अकाउंट में आपका पहले रिजर्व फंड नहीं आता है, मैंने आपको पहले क्या बताया, कैश अकाउंट नहीं आना और बैंक अकाउंट नहीं आना, या बैंक ओवरड्राफ्ट भी आप बोल सकते हो। पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं आना, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं आना और रिजर्व फंड नहीं आना। ये कुछ आइटम्स हैं जो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इधर एक प्रॉपर इनका बंडल अप कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए, आपको आसानी हो जाए। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। पार्टनरशिप में जो आपको समझना था समझा दिया मैंने। ये हमारी 42 पेजेस की एक पीडीएफ बन गई है जो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा आफ्टर करेक्शन, ठीक है। तो होपफुली कल मॉर्निंग तक मैं आपको कोशिश करूंगा ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। तो अब हमारा पार्टनरशिप भी खत्म हो गया, इधर ही हमारा अकाउंटेंसी वैसे तो हम पहले के खत्म कर चुके हैं, तो जिन्होंने मैं पुराने लेक्चर्स नहीं देखे उनसे गुजारिश है कि आप पुराने लेक्चर्स भी ज़रूर देखिए। तो जल्दी अब हम इसके एक प्रॉपर एमसीक्यू में लेके आऊँगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। बच्चों को इसमें डिफिकल्टी आई मैं मानता हूँ, लेकिन गाइस पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। आपकी मेहनत पे डिपेंड है। मैं अपनी ओर से 110% अपने एफर्ट्स लगा रहा हूँ। अब आप मुझे चाहिए कि आप भी अपने बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स लगाएं ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। देखो इस टाइम पे आपका कंपटीशन लेवल बड़ा ज्यादा है। अगर आप कंपीट करना चाहते हो आपको बाकियों से अलग नहीं करना पड़ेगा। बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मैं ये टॉपिक छोड़ रहा हूं, तो देखिए वो आप अपने रिस्क पे छोड़ रहे हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, पढ़ लें एक बारी, अभी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपको बड़ा आसान लगेगा पार्टनरशिप। मैंने ये जो 8 पार्ट्स में कंक्लूड किया है, एक 600-700 पेजों की बुक को मैंने ये 8 लेक्चर में कंक्लूड किया, ठीक है। और इसी के रिलेटेड आपको एमसीक्यू आएगा, आपको इससे ज़्यादा कोई भी नहीं बताने वाला। मैं गारंटी देता हूँ 2-3 लेक्चर में लोग खत्म कर देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे एंड से कोई भी आप तक इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, ऐसा ना हो। तो गाइस आज के लिए हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी पार्टनरशिप सीरीज तो जल्दी से लाइक बटन को जरूर दबाइए, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो थैंक यू गाइस, जल्द मिलेंगे एमसीक्यू सीरीज के साथ। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।